यस सर। ठीक है। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल बोरीवली हरिओम के मेंबर्स ने जो उनको वापस यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए मौका दिया है। एंड टुडे विल स्टार्ट एंड जस्ट एक इंट्रोडक्शन करके हमारा जो रोल होगा आगे का आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या होगा उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट अस, आपको वैसे हमारे को फाउंडर्स सब मालूम ही है, फिर भी एक बार जयंत गैतोंडे को फाउंडर एंड चेयरमैन, माई सेल्फ नयन डेडिया को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड उदय कनाडिया को फाउंडर एंड सीटीओ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। हमारे जो डायरेक्टर्स एंड अदर की पर्संस हैं तो इसमें हमारे 3 जो को फाउंडर्स हैं प्लस जयंत इनामदार इज आरसीसी एंड स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, नुपुर गायतोंडे चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर है ऑपरेशंस एंड अकाउंट्स सीईओ फॉर कंपनी, जनरल डेडिया सिविल इंजीनियर सीटीओ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, कुलेश त्रिवेदी एमसीजीएम आर्किटेक्ट, हेमंत कंकरा माड़ा एंड टाउन लाइजन आर्किटेक्ट, नितिन गुंजाल जो पीटीसी स्कीम होती है एसआरए आर्किटेक्ट है, जनक बिमानी वाइस प्रेसिडेंट, समीर पटेल सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड मंदार जोशी एडवोकेट डायरेक्टर लीगल एडवाइजरी। तो ये हमारे जो की पर्संस हैं वो सब हैं। प्लस ये हमको एक अवार्ड मिला था जो सतीश भाई बता रहे थे, वी गॉट आइकॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड एज ऑन डेट हम लोग ही हैं जो पीएमसी का जिसको अवार्ड मिला है फ्रॉम टाइम्स रियल एस्टेट अवार्ड्स में। फिर ये हमारी बाकी टीम है जो हमारे अलग अलग डिवीजन है। तो जयंत गैतोंडे चेयरमैन है, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हमारी जो टीम है बाकी 6 डिपार्टमेंट्स है, बिजनेस डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर लाइजन, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, लीगल, अकाउंट्स एंड इसके सब हेड है। बिजनेस डेवलपमेंट जनक बिमानी, आर्किटेक्चर लाइजर उदय कनाडिया, इंजीनियरिंग जयंत इनामदार, ऑपरेशन सीए नुपुर गायतोंडे, लीगल कंसल्टेंसी एंड रेरा इसमें है एंड अकाउंट्स में सीए दीपेश जैन। तो ये बात में हमारी पूरी टीम है। हर एक डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जो हमारे जो लोग हैं अलग अलग काम करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो उस हिसाब से हमारी टीम है। एंड एज ऑन डेट वी आर 40 प्लस की टीम है हमारी जो रीडेवलपमेंट सर्विसेज में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये जनरली एक प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा बोरीवली हरिओम के लिए जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि सोसाइटी, टफकॉन्स की मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट एंड एमआईएस, उसके लिए जो हमारी जो टीम होगी जो हम एलोकेट करेंगे फॉर द प्रोजेक्ट, उसके लिए टीएनपीएल टीम एलोकेशन फॉर द प्रोजेक्ट ये सोसाइटी है। सोसाइटी ये जो की मैनेजमेंट है नयन डेडिया, आई विल लुक आफ्टर पूरा आपके प्रोजेक्ट का। फिर रिलेशनशिप मैनेजर प्रशांत वर्लीकर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जनरल डेडिया विल बी द प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे इसके प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट इंजीनियर होंगे वो अमित नाइक होंगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अश्विनी राउत एंड एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स एंड एमआईएस जो करेंगे वो आर्किटेक्ट भरत बटोत्रा करेंगे। तो ये पूरा हमारा जो टीम होगा पूरा जो बोरीवली हरिओम का जो इफ वी हैव बीन अवॉर्डेड आगे एंड हम लोग आगे काम करेंगे तो ये हमारी टीम होगी जो स्पेसिफिकली बोरीवली हरिओम के लिए अलोकेटेड होगी पूरा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैंने बीच में भी हाथ ऊपर किया, कोई मेरा बात सुनेंगे जरा। इज देयर एनी मिनिमम क्वारम रिक्वायर फॉर ऑनलाइन? Hello. Is there any minimum quorum required for this meeting? नहीं सर, आप प्लीज म्यूट रखिए सब लोग। अरे हमको कुछ पूछना है तो पूछने तो दो सर। वो उसका टाइम आएगा सर, उसके लिए टाइम आएगा। अरे सर मीटिंग में क्वारम है कि नहीं वो तो देखने दो पहले, खाली वही पूछ रहा हूँ। Sir, you don't want others to speak. We just asking about the quorum. You are putting me unnecessarily on mute. If you want, we will not join the meeting. हाँ प्लीज। एक मिनट यार म्यूट करते हैं। एक मिनट नयन भाई, एक मिनट फिर से आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। समीर भाई इनको आप अनम्यूट करिए, नयन भाई को।
नयन भाई आप अनम्यूट होके फिर करिए, बोलिए जरा। ये हाँ, स्क्रीन मैं जो कर रहा लास्ट हूँ। एक मिनट नयन भाई को भी अनम्यूट कर रहा पर हो नहीं रहा। एक सेकंड ना, उनको बोला ना म्यूट वहां से कर सकते हैं वो शायद से। एक मिनट अनम्यूट नयन भाई। हाँ नयन भाई स्टार्ट। Can you hear me? यस यस। हाँ, सो अगेन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पीएमसी, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पीएमसी अपॉइंटेड हैं, वो 55 प्लस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्ट जो हम लोग आर्किटेक्चर में जो डिजाइनिंग लाइसेंस वगैरह जो काम होता है, सो उसमें 20 प्लस प्रोजेक्ट है हमारे। कंप्लीटेड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पे डिलीवरी हो चुकी है, वैसे 8 प्रोजेक्ट्स हैं एज ऑन डेट। फिर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम लोग मतलब सोसाइटी के लिए एज अ पूरा गाइड करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम पूरा प्लानिंग, डिजाइनिंग, लाइसेंस, फंडिंग, एवरीथिंग वी डू। तो ऐसे 6 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें भी हमारा जो टॉलेस्ट टावर है सेल्फ डेवलपमेंट में, वो भी हमारे थ्रू है। प्लस हाईएस्ट जो लोन अप्रूवल हो चुका है वो भी फ्रॉम मुंबई बैंक फॉर सेल्फ डेवलपमेंट लोन, वो भी हमारे थ्रू हो चुका है। सो दिस आर लैंडमार्क्स जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हम माइवन टेक्नोलॉजी में, सेल्फ में माइवन टेक्नोलॉजी में भी एक ही प्रोजेक्ट है जो हमारा, वो भी एक, वी आर गोइंग थ्रू दैट ओनली, वी आर द बीएमसी ओवर देयर। 3000 प्लस स्क्वायर मीटर प्रोजेक्ट्स हैं। वैसे लगभग 15 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 3000 स्क्वायर मीटर से ऊपर का प्लॉट है। रेगुलेशन 33(9) क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अभी तक हमारे 5 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम हो रही है। मतलब ये प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटीज इसमें ज्यादा हो सकती है। सो उसमें से ये लार्ज साइज प्रोजेक्ट जहाँ पे 100 प्लस मेंबर्स हैं, 4000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है। एंड जो येलो मार्क किया हुआ है वो सब रेगुलेशन 33(9) में है। जैसे कि सबसे बड़ी जो सोसाइटी है हमारी न्यू उषा नगर, दैट इज 23,103 स्क्वायर मीटर एंड 459 मेंबर है, 459 मेंबर्स अंडर वन सोसाइटी वो कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि हम लोग साई बाबा नगर लेआउट में अभी तक हम 6 सोसाइटीज में अपॉइंटेड हैं। एंड वो सितारा बिल्डर्स मतलब रोहन लाइफस्केप्स एंड जेवी विद महिंद्रा लाइफस्पेस हो गया है। एंड उसमें एचपीसी भी आ चुका है, यूडी भी आ चुका है। माडा वेरिफिकेशन भी अभी ऑलमोस्ट आधे ऊपर के 4 सोसाइटीज में ऑलरेडी माडा वेरिफिकेशन भी हो चुका है। 2 सोसाइटीज में माडा वेरिफिकेशन बाकी है। एंड अभी योजना है जोगेश्वरी में, दैट इज ऑल्सो 33(9) जो 6000 मीटर का है। एंड देयर इज गोकुल में, गोकुल रेसिडेंसी करके ठाकुर विलेज में 3 सोसाइटी साथ में हो रही है, वो 18,500 मीटर की है, जिसमें हम लोग डीम कन्वेंस भी उनका कर रहे हैं। तो वो डीम कन्वेंस ऑर्डर जस्ट अभी मिला है। एंड एक श्रीजीरीना करके मलाड वेस्ट में अभी उसका टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। सो वो भी या तो 33(9) में जाएंगे, 33(11) में जाएंगे। अभी हमने ऑप्शन ओपन रखा है, बट प्रोबेबली वो 33(9) में जा सकते हैं। तो टोटल वी आर इन 5 सोसाइटीज एंड उसके ऊपर भी बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। जैसे कि माडा में है 10,000 मीटर का प्लॉट है, वो 33(9) में नहीं आता है, वो 33(5) में जाता है। वैसे आदर्श नगर श्रमिक है, उसमें सहयोग होम्स एंड डीएलएफ आर एंटरिंग इनटू मुंबई थ्रू दिस प्रोजेक्ट ओनली। तो ये प्रोजेक्ट है, प्लस उसमें साथ में डेवलपर के साथ में दूसरे और भी प्रोजेक्ट है, तो डीएलएफ के साथ में भी ये काम हो रहा है। सो दिस इज वन मोर थिंग। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट्स है। सो नाउ कमिंग टू द स्कोप ऑफ वर्क, तो जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क होगा पूरा इसमें ड्यूरिंग दिस रीडेवलपमेंट प्रोसेस, उसमें डिजाइनिंग स्टेज, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अप्रूवल्स फॉर क्लस्टर रीडेवलपमेंट, बिल्डिंग प्रपोजल अप्रूवल्स, प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड क्लोजर एक्टिविटी। तो लगभग ये हमारा पूरा स्कोप ऑफ वर्क जो आपने मांगा था उस हिसाब से हमने इसको ये किया है। तो मेजर रोल ऑफ पीएमसी जनरली क्या होता है कि एंगेजमेंट विद द सोसाइटी, मतलब हम सोसाइटी के साथ में एंगेज रहते हैं। जो हमने ऑलरेडी पहले भी आपके पास जब सिलेक्शन ऑफ डेवलपर का काम हुआ था तब हमने ये सब किया हुआ था। असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल, जो भी आपको टेक्निकल इश्यू आते हैं जो डेवलपर की लैंग्वेज में आपको समझाना इजियर लैंग्वेज में, उसको हम कोशिश करते हैं। तो असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल्स, रेगुलर अपडेट्स एंड रिपोर्टिंग, उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं, अपडेट्स होता है प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से पूरा जो अपडेट्स होता है एंड रिपोर्टिंग होता है वो हम लोग करते हैं। रिस्क मिटिगेशन की आगे जाके क्या क्या रिस्क आने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो उसके तहत जो भी रिस्क हो रहा है या हो सकता है उसको कैसे असेस करें एंड उसको कैसे कम से कम किया जाए। सो दैट इज ऑल्सो रिस्क मिटिगेशन करते हैं। एंड टेक्निकल सुपरविजन, ओवरऑल पूरा जो आपके प्रोजेक्ट के लिए जो पूरा सुपरविजन लगेगा, सो डिजाइनिंग से लेके अप्रूवल से लेके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से लेके
पूरा हैंडओवर तक का पूरा वो टेक्निकल सुपरविजन भी हम लोग पूरा करते हैं। ये पूरा मेजर रोल्स जो मोटा मोटी रोल्स जो एज अ पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हम लोग करते हैं। सो उसमें भी हम जो रिपोर्ट्स डिलीवरेबल करते हैं, जो रिपोर्ट्स बनते हैं हमारी तरफ से जो सोसाइटी को मिलते हैं, सो एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है जहां पे हर महीने का क्या क्या काम हो रहा है उसका एक रिपोर्ट मिलता है। सेकंड, क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट कि ये चीज जो हो रही है वो क्वालिटी के साथ में मैच हो रही है कि नहीं, तो उसका एक क्वालिटी एश्योरेंस का एक रिपोर्ट होता है। एंड एक कंप्लायंस रिपोर्ट्स की जो हम जब भी कंप्लायंस होते जाते हैं तो वो कंप्लायंस के ऊपर हमारा क्या क्या रोल होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो उसमें कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी हमारे ये रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। फिर स्कोप ऑफ वर्क ड्यूरिंग डिजाइनिंग स्टेज, अभी जो हमने स्टेजेस जो डिसाइड किए उसमें जो स्कोप ऑफ वर्क ड्यूरिंग डिजाइनिंग स्टेज क्या होगा हमारा। सो टाइप ऑफ डिजाइन होते हैं, जनरली प्लानिंग एंड लेआउट ड्राइंग्स होते हैं कि उसके ऊपर जो हमारा डिजाइनिंग स्टेज में काम आता है। अप्रूवल ड्राइंग्स होते हैं जहां पे जब अप्रूवल के लिए पुटअप करेंगे डेवलपर एमसीजीएम में वगैरह, तब जहां पे क्या क्या प्लान्स अप्रूवल कर रहे हैं तो वो अप्रूवल ड्राइंग्स वो जो उसके अलग म्युनिसिपल ड्राइंग्स वो अलग होते हैं, तो उसको भी हमको वेट करना है कि जो प्लानिंग के हिसाब से वो पूरा मैच हुआ है कि नहीं। फिर आरसीसी ड्राइंग्स, मतलब जो उसमें कॉलम पोजीशन, उसमें स्टील सीमेंट कितना लगने वाला है, तो वो आरसीसी ड्राइंग्स होते हैं जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बनाते हैं, तो उसके ऊपर हमारा रिव्यू होता है। फिर एमईपी ड्राइंग्स, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, मतलब जो अगर हमारी जो बिल्डिंग में कहाँ से मैकेनिकल कोई लगने वाला है, इलेक्ट्रिकल वायर कहाँ से जाने वाली है, प्लम्बिंग के कहाँ से जाने वाले हैं, उसके ड्राइंग्स होते हैं। वो जो हमारे सिंक्रोनाइज होने चाहिए आरसीसी ड्राइंग के साथ, इसमें फायर फाइटिंग जो एमओएफ के जो भी लगेंगे सब वो सब चीजें ड्राइंग्स उसमें आ जाते हैं एमईपी ड्राइंग्स में। फिर वर्किंग ड्राइंग्स कि जो हमारा बहुत टेक्निकली जब डिजाइनिंग हो जाता है तो वो मोटा मोटी फ्लैट का डिजाइन होता है, बट हर एक चीज को टाइल कैसे लगेगा, पेंट कहाँ से लगेगा, स्विच बॉक्स कहाँ पे होगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है वो सब वर्किंग ड्राइंग्स में इंक्लूड होती है। तो वो सब चीजें पूरा वर्किंग ड्राइंग्स के ऊपर भी हमारा रिव्यू होता है। सो रिव्यूइंग कंप्लायंसेस, मतलब जहां पे हम रिव्यू चालू होता है तो हमारा जो डिजाइनिंग का फर्स्ट फैक्टर है तो रिव्यू द आर्किटेक्चरल प्लान, मतलब जो डेवलपर अपने प्लान्स देंगे उसको हम देखेंगे कि ये पूरा हमारा जो अप्रूवल्स के हिसाब से वो कोड्स, रेगुलेशन एंड जोनिंग के हिसाब से बना है कि नहीं, वो हमको चेक करना होता है सबसे पहले। सेकेंडली, क्वालिटी टू एंश्योर दैट द प्रपोज्ड डिजाइन मीट्स द स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो हमने एक्सपेक्टेशन रखी है वो हिसाब से वो क्वालिटी, मतलब वेरी डिजाइनिंग स्टेज में बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस किया है कि नहीं, जो नंबर, जो विड्थ दिया है, जो रूम्स के विड्थ दिए हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया है, वो सब जो हमने पूरा टेंडर में किया है वही सेम चीज आगे किया है कि नहीं, तो क्वालिटी एश्योरेंस देखते हैं। रिस्क असेसमेंट देखते हैं कि कोई अगर रिस्क आने वाला है, ये अगर डिजाइन बनेगा तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी रिस्क असेसमेंट हम लोग करके एंड क्लाइंट को हम लोग बताते हैं इसको कैसे मिटिगेट करेंगे कि अगर ये चीज बनाएंगे तो हमको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि कभी कभी डेवलपर दिखा देते हैं कि वो ड्राइंग रूम में आपके सोफा दिखा दिया एंड डाइनिंग टेबल दिखा दिया, बट वो डाइनिंग टेबल बैठेगा ही नहीं उतने, वो 4 जन का 6 जन का जितना बताएंगे तो बराबर बैठना चाहिए। तो वो रिस्क असेसमेंट करना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, किचन में प्लेटफॉर्म बनाना, ये करना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो रिस्क असेसमेंट करना प्लानिंग के ऊपर। सोसाइटी मेंबर एंगेजमेंट की ये सब चीजें सब सोसाइटी को बताना एंड इसका पूरा एक रिपोर्ट देना कि हर एक बेसिकली जो हमारा काम होता है वो हम हर फ्लैट में जो जितने भी टाइप ऑफ फ्लैट्स होते हैं उसके ऊपर हमारा वेटेज होता है, उसके ऊपर वेटिंग करते हैं पूरा, एंड हर एक चीज में मतलब एमिनिटीज है, पैसेज है, अपना स्टेयरकेस, लिफ्ट, लॉबी, उस पे पूरा हमारा एक पूरा रिपोर्ट बनता है हर एक चीज में। तो हर एक मेंबर का अगर उसका पर्टिकुलर वो फ्लैट होगा तो उसमें क्या क्या रिव्यूज होंगे कि ये फ्लैट में ऐसा जो भी है, लाइट, एयर, वेंटिलेशन कहाँ पे आएगा, इसमें कैसे आगे आएगा, बिकॉज मेंबर को वो ड्राइंग देख के नहीं समझ में आता है, बट हमारा जो रिव्यू होगा एंड उसका रिपोर्टिंग होगा वो एक फॉर्मेट हमारा जो होता है। मैं आज यहाँ पे मतलब जब आप यहाँ पे कभी पर्सनली मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हमारा रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होता है। लास्ट टाइम शायद हमने बताया भी था, बट दिस इज व्हाट वी डू एंड प्रोड्यूस। जनरली ये कोई भी मार्केट में पीएमसी नहीं करते हैं, रिपोर्ट ऑन इंडिविजुअल फ्लैट्स एंड एवरीथिंग। तो वो हिसाब से हमारा पूरा जो क्वालिटी ऑफ जो सोसाइटी मेंबर के साथ में जो डिलीवरी देना है एंड उसको जो समझाना है वो एक अलग लेवल का होता है हमारा। सो दिस वी डू ड्यूरिंग द सोसाइटी के साथ में जो डिजाइनिंग स्टेज में। डॉक्यूमेंटेशन में टू मेंटेन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो बने हैं, जितने भी ड्राइंग्स बने हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो रहा है, तो वो सब पूरा उसका एक्टिविटी, फिर उसमें जो जितने रिविजन्स हुए ड्राइंग्स के साथ में, तो वो सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन, उसका जो भी फाइनल ड्राइंग्स होता है, वर्किंग ड्राइंग्स, एज बिल्ड ड्राइंग्स, जीएफसी, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें पूरा उसमें होता है। तो वो सब चीजें हमको सिंक्रोनाइज करनी पड़ती है डिजाइनिंग प्लान्स के टाइम पे पूरा।
फिर एडवाइजरी रोल कि इसमें कुछ अगर चेंजेस होंगे, अगर कोई प्लान में अगर कुछ बेटर कर सकते हैं तो वो भी स्कोप हम लोग देते हैं उसमें। एंड जो हमारे पूरे रोल में होगा कि ये डिजाइनिंग में इसको डेवलपर के साथ में कि उनके आर्किटेक्ट के साथ में कि इसको अगर प्रॉपर इस तरह से किया जाएगा तो मिनिमम वेस्टेज होगा एंड बेटर यूटिलाइजेशन होगा, नॉट ओनली द फ्लैट प्लान्स बट ओवरऑल बाहर के पैसेज, स्टेयरकेस, एम्यूनिटीज एरिया वगैरह, पोडियम, पार्किंग, सब बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब चीजों पे हमारा एडवाइजरी रोल ऑन ईच एंड एवरी मैटर पे होगा। एंड रिव्यू होगा कि जो भी प्लान्स वापस से उसको रिव्यू करना है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड उसका पूरा रिकॉर्ड रख के पूरा वही चीज में वापस डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, तो वो रिव्यू भी करते रहना पड़ेगा, प्लानिंग एंड एट द साइट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑल्सो। सो दिस इज थिंग। एंड अभी फिर सेकंड में आते हैं कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जनरली पीएमसी डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इतना रोल नहीं करते हैं, बट वी इंसिस्ट दैट कि जितने भी टेक्निकल जो आपने इतने क्वेश्चंस पूछे हैं, सब कुछ किया है एंड योर डिटेल क्वेश्चन आपने जो पूछा है, वो सब चीजें डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आनी चाहिए। टेक्निकलिटी पॉइंट, लीगल पॉइंट आपके एडवोकेट देखेंगे, तो इंक्लूजन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इन डेवलपमेंट एग्रीमेंट, मतलब ये पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उसमें आने चाहिए। इसमें बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो हमको लीगल एक्सपर्ट्स के साथ में क्लैरिटी ऑन डिलीवरी क्या भी होगी, उसके टाइमलाइंस क्या होंगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डेवलपर को शेयर करने हैं, क्या क्या प्लान शेयर करने हैं, कैसे शेयर करने हैं, कितनी कॉपीज में करने हैं, कितने दिनों में करने हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो पूरा हमको टेक्निकली जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगी एंड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न है उसमें एक्सेस करेगा, मतलब उधर साइट पे जाके जो हमको सुपरवाइज करना है, जो हमारी टीम होगी, जैसे आर्किटेक्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उनको सबको वहां पे एक्सेस होना चाहिए। तो वो सब चीजें हमको डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो यूजुअली डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी हमारा ये रोल होता है एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि भले लीगली ड्राफ्ट करें बट उसको टेक्निकलिटी में कैसे जाके बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, जो टर्मिनेशन एंड स्टेपिंग क्लॉजेज, एंड स्टेपिंग क्लॉजेज में भी हर एक चीज में कैसे कैसे उसका एग्जिट रूट होना चाहिए, वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। एंड उसमें प्रैक्टिकलिटी क्या हो सकती है, उसको प्रॉब्लम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं एंड मैक्सिमम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो वो सब पूरा चीज हम डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टाइम पे वो हमारा इनपुट्स आते हैं। तो स्कोप ऑफ वर्क ड्यूरिंग अप्रूवल स्टेज, मतलब जब अप्रूवल होगा, अपनी फाइल अप्रूवल के लिए जाएगी तो उसमें क्या क्या स्कोप होगा, हमारा स्कोप होगा एंड क्या क्या रहेगा उसमें। तो अपना जो आपको जैसे कि अपना 33(9) में डेवलपर ने ऑफर दिया है, तो वो जो स्कोप ऑफ वर्क होगा उसमें जो हमारा 33(9) के लिए क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले एचपीसी रिव्यू और एचपीसी अप्रूवल होगा। तो जो एचपीसी में अप्रूवल जाएंगे तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डेवलपर के लगते हैं, और उससे सबसे पहले मेंबर को एक कंसेंट देना पड़ता है माडा के फॉर्मेट में। तो वो माडा के फॉर्मेट में कंसेंट देना होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें कुछ डेवलपर के साथ में जो हम आगे बढ़ेंगे, तो अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कंसेंट देना है, तो क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, तो वो सब पूरा हमारा एजुकेट अबाउट एचपीसी तभी क्या हो सकता है, वो सोसाइटी को हमको बताना होगा कि हाई पावर कमेटी एंड मैनेजर म्युनिसिपल बीएमसी का जो हाई पावर कमेटी है उसमें जाएगा, प्लस डिटेल रिपोर्ट। जब एक बार एचपीसी आ गया तो एचपीसी का मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या कवर हो चुका है, तो वो एचपीसी का उसके ऊपर रिपोर्ट होता है। तो फिर रिव्यू ऑन यूडीटी, एक बार एचपीसी से फाइल जाएगी तो वो जाएगी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाएगी। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट के पास ये और एक फाइल जाती है, पहले बीएमसी में जाएगी रिव्यू में एचपीसी के लिए, एंड देन उसके बाद यूडीटी मतलब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास, तो वो अप्रूवल के लिए जाएगी। तो उधर भी सोसाइटी को क्या है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अप्रूवल्स क्या क्या उसमें लगे एंड डेवलपर ने उसमें कैसा लिया, तो उसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आया है उसमें मिनट्स बनते हैं पहले, फिर बाद में रिपोर्ट आता है, दोनों में एचपीसी में एंड इसमें। तो वो मिनट्स का और रिपोर्ट का टाइम थोड़ा डिफरेंस होता है, तो मिनट्स भी क्या क्या हो गए, तो कभी कभी अप्रूव हो जाता है बट उसका फाइनल रिपोर्ट आने में देर लगता है। तो वो सब चीजें तभी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सब भी हम लोग उस पर हाईलाइट करेंगे पूरा सोसाइटी को। एक बार आपका यूडीटी अप्रूवल हो गया, आपने जो माडा कंसेंट्स दिए थे उसके एक वेरिफिकेशन होते हैं, प्लस अपना एरिया मेजरमेंट के भी वेरिफिकेशन होता है। तो वो उसके लिए हमको एक वर्कशॉप रखना पड़ेगा सोसाइटी के साथ में, कि जब वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, कंसेंट के लिए आएंगे, या तो डेवलपर एंड साथ में हम लोग करके एक ज्वाइंट मीटिंग करके मेंबर्स को पूरा समझाना होगा पूरा कि ये जो हमने कंसेंट्स दिए हैं उसके टाइम पे जो ओरिजिनल्स दिए हैं वो सब हमको लगेंगे। कंसेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब माडा के लोग आएंगे वहां पे, तो क्या क्या उसमें रखना है, कैसे रखना है, क्या क्या होगा, तो वो सब चीजें पूरा हम लोग वर्कशॉप रखेंगे।
टू अंडरस्टैंड कि माडा वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू होगा, तो तभी वो प्रोसेस होगा। जो साईबाबा नगर में अभी 6 में से 4 सोसाइटीज में ऑलरेडी हो चुका है, एंड अभी इलेक्शन के बाद में और 2 सोसाइटीज का भी हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग दैट वे। माडा वेरिफिकेशन होने के बाद में नयन भाई कनेक्शन चला गया। बोलना रिकॉर्डिंग चालू है। अभी दिख रहे हैं स्लाइड? हाँ तू बाहेर बंद गडबड केली ना, तुम्ही खपाय तो रिव्यू ऑन यूडीडी अप्रूवल्स, मतलब जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ जाएगा तो सोसाइटी को उसको उसके बारे में बताना है, एंड उसमें क्या क्या उसमें रिपोर्टिंग भी करेंगे कि यूडी अप्रूवल में क्या क्या रिपोर्ट में क्या क्या आया है, क्या क्या हमारे सीटीएस नंबर अगर अलग अलग होंगे, क्या क्या टाइप्स ऑफ फ्लैट्स हैं, उसमें क्या क्या हमारा अप्रूव हो चुका है, तो वो सब चीजें पूरा उसमें अप्रूवल में आ जाएगा। एक बार यूडी अप्रूवल होने के बाद में माडा वेरिफिकेशन एंड कंसेंट होगा, तो माडा वेरिफिकेशन के टाइम पे कंडक्ट वर्कशॉप ऑन माडा वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्या प्रोसेस होने वाला है, एंड उसके ऊपर फिर बाद में उसके हिसाब से मेंबर्स को वेरिफिकेशन के लिए इजी हो जाएगा कंसेंट के लिए। एक बार माडा वेरिफिकेशन हो गया तो बाद में फाइल एमसी के पास आएगी, माडा अपना सर्टिफिकेशन करेगी, पूरा एरिया का वगैरह जो एरिया का सर्टिफिकेशन होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वी कैन टेक इट लेटर ऑन, एंड अप्रूवल होगा। तो वो अप्रूवल प्रोसेस क्या होगा, तो अप्रूवल के लिए एक बार जो अपना माडा के साथ में वेरिफिकेशन होने के बाद में माडा का एक सर्टिफिकेट आएगा, माडा का सर्टिफिकेट के बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर इसमें एलओआई इशू करेंगे कि लेटर ऑफ इंटेंट, तो उसमें इशू करेंगे। उसके बाद हमारी फाइल आईओडी के लिए प्रपोज हो जाएगी। तो आईओडी अप्रूवल्स जो होगा उसमें क्या क्या आईओडी अप्रूवल्स लगेंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन सोसाइटी को करना है, डेवलपर को क्या क्या उसमें देना है, तो वो सब चीजें पूरा गाइडेंस होगा। उसका ट्रैकिंग करना होगा, जो ट्रैकिंग अप्रूवल्स जो कहाँ कहाँ पे ट्रैक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, तो उसका हर मंथ में तो अपडेशन होगा कि फाइल कहाँ तक पहुंची है, उसका क्या सिचुएशन है, कहाँ से आगे बढ़ेगी, कितना टाइम और लगेगा, तो उसके बारे में हर रिव्यू होगा उसमें मंथली के हिसाब से, एंड डेवलपर के साथ में ट्रैक करके वो चीजें अपडेट करनी होगी। सो दैट इज आईओडी। जब आईओडी आ जाएगा तो उसमें भी हमारा एक पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट होगा ऑन आईओडी अप्रूवल्स कि हम लोग ने क्या क्या वो आईओडी में जो हमने प्लान्स अप्रूव किए थे सोसाइटी के एंगल से, एंड वही चीज आईओडी में आई है कि नहीं, या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब मेंबर्स को पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं, जो हमारा रिव्यू रिपोर्ट होता है उसी हिसाब से ये भी एक आईओडी के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट होता है। वो डिटेल्ड रिपोर्ट होने के बाद में हम लोग PAAA या उसका जो कंसेंट फॉर वेकेशन, ये सब चीजें चालू कर सकते हैं। तो हमारा PMC का एक रिपोर्ट होता है कि आईओडी में हम लोग ने क्या क्या उसमें अचीव किया, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एंड कैसे कैसे डेवलपर ने उसमें कितना प्रीमियम भरा है, कितना FSI लिया है, क्या लिया है, कितने फ्लोर्स तक अप्रूवल आ चुके हैं, कैसे है, तो वो सब चीजें पूरा उसमें गाइडेंस होता है। तो आईओडी अप्रूवल्स के ऊपर रिपोर्टिंग होता है। फिर एक बार आईओडी आने के बाद में एक अपनी फाइल जाएगी MOEF क्लियरेंस के लिए जाएगी, तो वो MOEF अप्रूवल के लिए भी डेवलपर को डालना पड़ेगा। तो वो MOEF अप्रूवल में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो डेवलपर ने किए होंगे, जनरली क्लस्टर डेवलपमेंट में ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, वही चीज उसको रिपीटेशन होता है, बट MOEF के लिए कंडीशन होता है कि आईओडी आना चाहिए। तो वो आईओडी का के साथ में MOEF के लिए पुटअप होगा, एंड जैसे भी एक बार MOEF का अप्रूवल आ जाएगा
तो उसके बाद हमको वेकेटिंग करना है जनरली, तो वो MOEF का अप्रूवल एंड IOD आने के बाद में विल स्टार्ट टू वेकेट। तो वेकेटिंग का जो भी प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर हम लोग वी कैन प्रोसीड अहेड में। एक बार ये हो जाने के बाद में जब सोसाइटी वेकेट कर देगी एंड बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी तो तो स्कोप ऑफ वर्क एंड पोस्ट वेकेटिंग एंड डेमोलिशन, तो उसमें लाइजन विद द सोसाइटी कि उनको जो ऑलरेडी जो डिमोलिशन करने के लिए जो भी हैंडओवर करना है, जो डॉक्यूमेंट लेने हैं डेवलपर के साथ में, तो उसका पूरा अपडेट्स एंड पूरा एड्रेस होता है सोसाइटी के साथ में मिलकर मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन। सो बिफोर वेकेटिंग ऑल्सो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको हैंडओवर करनी है, तो कैसे हैंडओवर करना है, क्या क्या हैंडओवर करना है, तो उसके पूरे फॉर्मेट्स होते हैं, डेवलपर उसमें फॉर्मेट देते हैं, तो उसमें टेक्निकलिटी क्या क्या होती है, अपने को जो हमारे गैस होते हैं, गैस कनेक्शन हो गया या हमारे टेलीफोन लाइन कनेक्शन है, तो उसको सबको कैसे गाइडेंस, तो उसमें भी एक बार हमारा मेंटेन रेगुलर हम लोग कम्युनिकेशन रखते हैं सोसाइटी के साथ में। फिर उसी टाइम में जब IOD आ जाती है, MOEF आ जाता है, तो उसके साथ में हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग हो जाता है पूरा, कि कंस्ट्रक्शन बार चार्ट पूरा रेडी होना चालू हो जाता है डेवलपर और हमारे इंजीनियर्स की टीम के साथ में। तो वो जो पूरा बार चार्ट होता है कि कंस्ट्रक्शन में भी कितना टाइम लगने वाला है, एंड वो सोसाइटी मेंबर को सब पूरा सब चीज शेड्यूल मालूम होना चाहिए कि एक बार हम खाली करके गए तो एक एक जो एक्टिविटी होने वाली है वो कितना टाइम लगेगा वो प्रोजेक्ट के हिसाब से, क्योंकि उसमें तब सॉइल टेस्टिंग भी हो जाएगा एंड एवरीथिंग। तो सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से RCC ड्राइंग्स हो जाएंगे, MEP ड्राइंग्स हो जाएंगे, वर्किंग ड्राइंग्स हो जाएंगे, तो उस पर पूरा हमारा एक कोऑर्डिनेशन होता है पूरा जो हर एक प्लान्स के ऊपर एवरीथिंग। तो वो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो सोसाइटी को एक एंगल से वो बार चार्ट उनको समझ में, बार चार्ट प्रिपेयर करेंगे, तो वो बार चार्ट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रहेगी। एंड उसमें भी अगर कोई हमको रिस्क दिखता है कि ये चीजें टाइम में क्या नहीं हो सकती, इसमें कितने बहुत सारी हमारी टेक्निकल चीजें होती हैं, तो अप्रूवल्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि IOD आने के बाद में CC आना है, CC के बाद में प्लेन CC आती है पहले, तो प्लेन CC के बाद में आगे फर्दर CC एंड फुल CC आती है। तो वो सब चीजों को कैसे हमको क्या क्या रिस्क आ सकते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, RCC प्लान के हिसाब से क्या क्या आ सकते हैं, तो वो सब चीज हमको देखना है कि कंस्ट्रक्शन उसमें पूरा रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। तो ये सब चीजें हमारी होती है ड्यूरिंग द वेकेशन के टाइम पे, एंड जब बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती है CC आने से पहले की जो एक्टिविटी होती है वो सब। फिर एक बार एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हो जाती है, उसके बाद जो हमारा रोल होता है, सो कंस्ट्रक्शन स्टेज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कंटिन्यूस, हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं एंड आर्किटेक्ट टीम होती है, वो कंटिन्यूस चेक करते हैं कि जो हमने क्वालिटी जो हमने मांगा है वो सब चीजें वहां पे साइट पे डिलीवर हो रही है, प्रॉपरली डेवलपर वो कर रहे हैं, तो उसको कंडक्ट रेगुलर साइट इंस्पेक्शन हमारे चलते रहते हैं एज पर वॉट एवर वी डिसाइड कि हमारा रोल इन कैसे होगा, कि डेली हमारा विजिट होगा या हमारा वीकली होगा, या कैसे जैसे सोसाइटी डिसाइड करेगी ऑन द अवर फीस मॉडल एंड एवरीथिंग, सो वी कैन डिसाइड ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। बट जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि डेली स्टेजेस में होना चाहिए, एंड दैट वी लुक एट, क्योंकि हमारा एक फिर इंजीनियर, एक सीनियर, एक जूनियर इंजीनियर रहता है एंड एक सीनियर इंजीनियर जो साइट को विजिट करते हैं, एंड वी गो अकॉर्डिंग टू दैट कि उसमें क्या क्या रोज एक्टिविटीज होती हैं। तो अभी माइमेंट टेक्नोलॉजी हो जाता है तो वेरी फास्ट उसके स्लैब्स होते जाते हैं, तो वो स्लैब्स में अगर वीकली कभी कभी करेंगे तो कभी कभी डिले भी हो जाता है, तो कोई चीजों में फिर कभी वो ध्यान नहीं रहता है। सो दैट इज व्हाट वी स्ट्रेस कि भाई अगर हमारी क्वालिटी है, बिकॉज बिल्डिंग हमको बाद में मेंटेन करनी है, डेवलपर को मेंटेन नहीं करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको कंटिन्यूस वहां पे साइट में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारा मटेरियल आता है, साइट पे आता है, कंटिन्यूस आता है, तो उसके ऊपर भी चेक प्रॉपरली रखना है। जो हमारे एमिनिटीज लिस्ट में जो हमने स्पेसिफिकेशन मांगे हैं, जो मेक मांगा है, वो सब चीजें हमारी अलाइन होनी चाहिए। अगर कोई इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या जो एमिनिटीज, तो हम लोग वो एड्रेस करते हैं, एंड वी जनरली जो उस डेवलपर की साइट टीम होती है, डेवलपर के हेड होते हैं, उनके साथ में हमारा वो इंटरेक्शन होता है, एंड उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है तो देन वी हैव टू सी दैट कि वो चीजें हम लोग सोसाइटी के उसमें डालें उसको, कि उनको भी इंटरवेंशन करने की जरूरत है। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अगर वो
टोटल लोकल बिल्डिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं जो वार्ड लेवल पे होती हैं, स्ट्रीट के हैं या जो भी है, तो डेवलपर वो सब चीजें प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, क्लीनलीनेस रख रहा है कि नहीं, तो वो लोकल बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एंड अभी आज ही मैटर एक आया कि सबके बहुत सारे जन के एलयूसी टैक्स बाकी थे, तो वो एलयूसी टैक्स प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, वो भर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो लोकल बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं, जो अपने को देखना है, चेक करना है डेवलपर के ऊपर। फिर वही रिकॉर्ड्स होते हैं, परमिशन अप्रूवल, जो उसको टाइम एंड अगेन वो लोग अप्रूवल्स लेके आते हैं, कोई ड्राइंग्स चेंज होते हैं, आरसीसी ड्राइंग्स चेंज होते हैं, तो उसको कैसे अलाइन करना है, तो वो सब उसका मेंटेन रखना है, रिकॉर्ड्स अपडेशन करके रखना है। एंड उसमें सब जो भी कम्युनिकेशन लगेगा उसमें डेवलपर के आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर टीम्स के साथ में, तो वो सब हम पूरा सोसाइटी की तरफ से हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, सोसाइटी मेंबर्स एंड सोसाइटी कमेटी के साथ में। सो दिस इज व्हाट वी डू ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज रिस्पांसिबिलिटी। इसमें और भी है कि इंश्योर कि पूरा हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे टाइमलाइंस दिए हैं वो सब पूरा हमारा गोल्स एंड टाइमलाइंस अचीव हो जाए। तो जो जिस दिन का हमने टारगेट रखा है वो सब कंस्ट्रक्शन बार चार्ट जो हमारा बना हुआ है उसके हिसाब से सब काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हमको इंश्योर करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डेवलपर कोई फेस कर रहा है, तो उसको भी आगे जाके भाई उनको कैसे उसको वो चीज को कैसे ओवरकम करे, क्योंकि हमारे जो टाइमलाइंस है, गोल्स है, वो अचीव हो जाए। एंड इसी तरह से हम लोग प्रोवाइड उसका जो प्रोग्रेस होता है, जो साइट का प्रोग्रेस होता है, उस हिसाब से रेगुलर अपडेट करते हैं सोसाइटी को। अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो चैलेंजेस को भी हम लोग अपडेट करते हैं। एंड ये अगर डेली बेसिस पे अगर वहां पे चेक होगा तो ये सब चीजें बहुत सारी पॉसिबल हो जाती है एंड उसको इजीली हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। एंड इसी तरह से हमारा फिर रिपोर्ट होता है, तो एक वीकली रिपोर्ट, एक ब्रीफ होता है एंड एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, तो पूरा डिटेल होता है जहाँ पे पूरे महीने में क्या क्या एक्टिविटी हो चुकी है वो सब पूरा अपडेशन सोसाइटी के मेंबर्स को सबको मिलता है, पूरा रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो इफ यू कम टू ऑफिस तो हम लोग उसको भी हम लोग बताते हैं हमारा मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट वगैरह कैसे बनाते हैं हम लोग। फिर कंस्ट्रक्शन स्टेज में और भी की कोऑर्डिनेशन विद सोसाइटी मेंबर्स, बहुत सारे सोसाइटी मेंबर्स के जब आगे जाके उनके फ्लैट बनते हैं तो वो सब चीजें, तो वो सब होता है अपडेट एंड प्रोग्रेस एंड इंश्योर टाइमली कंप्लीशन। ये पूरा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पूरी। स्कोप ऑफ वर्क, एक बार बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड पोजीशन लेना है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। एंड उसमें जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क ऑन पोजीशन होता है, उस पे जो हमारा होता है कि कंडक्ट फाइनल क्वालिटी चेक्स, मतलब जो भी हमने स्पेसिफिकेशन में वगैरह जो दिया है वो सब चीज हमारा पूरा पोजीशन चेकलिस्ट होता है। पोजीशन चेकलिस्ट भी हमारा देखने चलते एक फ्लैट में हमारे जो की फैक्टर जो उसमें चेकलिस्ट होते हैं वो लगभग 300 से 350, अगर 2 BHK का फ्लैट है तो 300 से 350 चेकलिस्ट करने पड़ते हैं उसमें कि ये सब चीजें बराबर हुई है। फ्लोरिंग में अगर लिविंग रूम है तो लिविंग रूम में फ्लोरिंग बराबर हुआ है, पेंटिंग बराबर हुआ है, हर चीज उसमें डेफिनेशन एकदम पूरा डिफाइन होता है कि वो सब चीजें क्लियर होंगी तो ही हम पोजीशन लेंगे, वरना हम पोजीशन नहीं लेंगे। तो ये हमारा कंडक्ट फाइनल क्वालिटी चेक होता है, हर एक फ्लैट को चेक होता है, हर एक एमिनिटी की जगह भी चेक होती है। तो जो हमारा कोटेशन भी होगा आपको इसी तरह से पूरा डिटेल मिलेगा कि हमने जो भी चीजें की है, जो हमको करना है, जो हमारे मैन आवर्स लगेंगे, वो सब चीजें हमने उसमें डिफाइन की हुई कि ये क्वालिटी चेक्स हमको करने हैं। एंड ये क्वालिटी चेक नहीं करेंगे तो आज के हमारे जो इतना फ्लैट का जो वैल्यू होने वाली है वो वैल्यू में हमको कोई लॉस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए इन डाउन द लाइन। तो वो सब चीजें चेक करके हमको आगे बढ़ना है। एंश्योर द बिल्डिंग इज रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी। एक बार ये सब चीजें होने के बाद में कि हमारी बिल्डिंग ओसी के साथ में अगर आ गई है एंड उसके साथ में हमारे जो काम भी हुए, जो अगर कोई पुअर वर्कमैनशिप की वजह से कोई भी अगर हम जिसको मतलब कोई भी चीजें काम नहीं हुआ है वो डेवलपर से पूरा करा के बाद में ही हमको ऑक्यूपेंसी लेनी है, उसका जो पोजीशन लेना है, तो वो हम देखेंगे कि एंश्योर बिल्डिंग पूरी तरह से हमकी अपनी रेडी हो जाती है। प्रिपेयर एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स। एक बार डॉक्यूमेंट डेवलपर बिल्डिंग कंप्लीट कर देता है, हमको हैंडओवर कर देता है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डेवलपर को अपने को देने हैं। बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं उसमें, अटैच ड्राइंग्स, उसके ऑटोकैड ड्राइंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर वारंटीज, गारंटीज होती है, मैनुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो डेवलपर आपके जो घर का चीज होगा वो डेवलपर के पास, क्योंकि वो खरीदेगा बहुत सारी चीजें, तो वो मैनुअल्स उसके पास हो जाती है, हमारे पास मैनुअल्स नहीं रहती है, तो वो मैनुअल्स हमको रखना है। एंड जो भी हमको जो बिल्डिंग में फीचर्स मिले, फैसिलिटीज मिले एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर आगे कैसे होने वाला है, तो उसके ऊपर पूरा गाइड करना है। तो ये हमारा रीपोजीशन मतलब होने के बाद भी जो हमारी एक्टिविटीज पूरी चलती रहती है, तो ये पूरा सब हमारा एक्टिविटीज रहेगा इसमें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। कि हमारा पूरा एक्टिविटीज होगा रीपोजीशन एंड ये जो पूरा ओवरऑल था कि हमारा रोल क्या होगा
फॉर आगे के प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो सतीश भाई, यू कैन स्टार्ट नाउ एंड स्टॉप माय शेयरिंग। यस नयन भाई, Yes, थैंक sir. यू वेरी मच। Yes. आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, मेरे को आवाज आ रहा है। तो नयन भाई, एज यूजुअल प्रेजेंटेशन में आपका कोई जवाब नहीं। किसी भी चीज में जवाब नहीं सर मेरा। तो क्या है, बोरीवली हरिओम है ना, बोरीवली हरिओम, एक तो नयन एंड एक तो डेडिया, उसके अलावा हो नहीं सकती। सर अभी काफी आपका टाइम लिया और आपने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपकी टीम ने भी काफी अच्छी मेहनत की है। मैं कहूंगा कि बाकी जो प्रेजेंटेशन हमारे हुए थे पीएमसी के, वो एज कम्पेयर टू ये प्रेजेंटेशन से उनका काफी क्लैरिटी आ जाएगा। और पर्टिकुलरली आपने पीपीटी बनाया है जो कि शेयर हम लोग करेंगे, तो उससे और क्लैरिटी लोगों को आ जाएगी। तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर है वहां पे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। सर कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, उसका पर्पस ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि पीएमसी का इम्पोर्टेंस क्या है, उनका रोल क्या है, और हर एक स्टेज पे उनका ऐसा क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि पीएमसी का होना कितना क्रिटिकल हो सकता है सोसाइटी के लिए। तो उस एंगल से मैं कुछ क्वेश्चंस ये है, तो आप जितना पॉसिबल है अगर आप आंसर दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक और सेशन हम रखेंगे। अगर आपको टाइम सेट आज का नहीं हो रहा है, आपको अगर जम रहा है तो कोई इश्यू नहीं, चलेगा। चलेगा yes. तो सर ये विथ दिस ऑब्जेक्टिव, एक तो रेट्स का आपका था, आपने ऑलरेडी मेल कर दिया है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, क्योंकि कंपैरिजन में हमें इजी पड़ेगा अगर वो आप भेज देते हैं। ओके फाइन। फिर हमारा मानना है कि जो पीएमसी का जो रोल है वो एंटिसिपेट करना है, प्लानिंग करना है, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और फॉलोअप, मेनली ये है। बाकी अदरवाइज तो बहुत सारे आपने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, लेकिन मोटा मोटी ये रोल आ जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए सर सोसाइटी की साइड से मैं बताऊंगा, वैसे आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है हमारी सोसाइटी का भी, और काफी सारी सोसाइटी को भी आप हैंडल कर रहे हैं। तो ज्यादातर मेंबर्स में जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं उसमें एक्सट्रीम पैसिव मेंबर्स हैं। हमारी सोसाइटी में भी है या जनरल में भी है। तो उससे जैसा आपका इतना प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स या रिएक्शन समझ में आना उसके लिए, क्योंकि आपने जो जितना डेटा आप देने वाले हैं उतना उनको पढ़ना और समझना और उसके बाद फिर क्वेश्चन करना, वो एक डिफिकल्टी मुझे लग रहा है कि जनरली सब सोसाइटीज में पैसिव मेंबर्स ज्यादा है। तो उसको एक हमारे लिए एक चैलेंज है। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अभी थ्रू आउट हम लोग लास्ट 6 महीने में हमारी सोसाइटी ने भी ये फेस किया, जो कि सब सोसाइटीज जनरली जब रिडेवलपमेंट में जाती है कि इंटरनली एक कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस क्रिएट हो जाते हैं, और मेंबर्स जो हैं, जनरली मेंबर्स जो हैं इजीली प्रॉन, मतलब कि जब उनको अगर कोई नेगेटिव या ऐसा कोई पॉइंट आता है तो उससे तुरंत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो पीएमसी का जो रोल है, इस तरह के ये जो मैंने आपको लिमिटेशन सोसाइटी के मेंबर्स की जनरल मेंबर है कि एक्सट्रीम पैसिवनेस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसकी वजह से क्रिएट हो जाते हैं, जो बाद में डिफरेंस जो है डिस्प्यूट में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और मेंबर्स जो है नेगेटिव पॉइंट्स जो है उससे ज्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू रोल जो है सोसाइटी में पीएमसी का, वो आपका क्या आप देखते हैं कि क्या रोल रहेगा? यस तो उसमें सबसे बड़े कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ मेंबर्स, तो हर एक अपने अपने तरीके से सोचते हैं। तो ओवरऑल उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो आपने पहले भी देखा होगा कि हमको बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है, एंड दैट इज व्हाट वी प्रोसीड अहेड कि हम ऑल द टाइम एवरी टाइम एंड हर एक जन को हम हर बार सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो वो सेटिस्फेक्शन बट मैक्सिमम लेवल पे करके आगे बढ़े
एंड उसमें जो हमारा जो बैक्स टू मैक्स, जैसे कि हमने हर चीज में हमारा ट्रांसपेरेंसी, वो हमारा टफकॉन्स का मतलब टी इज इक्वल टू टफकॉन्स एंड टी इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। एंड इवन जो हमको अगर आप टाइम्स रियलिटी में जब हमको अवार्ड मिला एंड टाइम्स ने हमारा जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने हमारे बारे में ये लिखा है कि हम लोग बोल्ड है, मतलब वट एवर वी से इज वेरी अपफ्रंट, पूरा जो भी चीज होगा वो अपफ्रंट बोलेंगे। तो वो चीज हमारा होता है कि भाई वो चीज हमने देखा है कि वो काम करती है, कि अगर कुछ हैंकी बैंकी करो, गोल गोल घुमाओ तो लोगों को नहीं अच्छा लगता है। उससे बेटर है कि जो राइट है वो बोल दो एंड जो क्लियर बोल दो, तो उससे मैक्सिमम लोगों का काम हो जाता है। सो दैट इज व्हाट वी फॉलो, ये हमारी फिलोसॉफी है कंपनी की भी, एंड उसी को हम फॉलो करते हैं। सो बेसिकली इसमें ओवरऑल ये जो आपके 3 क्वेश्चंस है बेसिकली इसमें पूरे आंसर हो जाते हैं ओवरऑल हमारी फिलोसॉफी के हिसाब से। सर, दूसरा जो चैलेंज सोसाइटी के ओर से आता है कि जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, सेल हो गया या कोई ट्रांसफर हो गया, कोई और वजह से मेंबरशिप में चेंजेस होते रहते हैं। और सिमिलरली जो कमिटी मेंबर्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में एक ही एजेंसी है कि पीएमसी, वो ही कांस्टेंट रहती है रीडेवलपमेंट में, बाकी सारे लोग चेंज होते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका रोल जो है एज अ पीएमसी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? यूजुअली कि मैं ये नहीं सोचता कि अगर कमिटी मेंबर कोई उसको चेंज करके जाते हैं, जनरली ये बहुत कम सोसाइटीज में देखने मिलता है कि कोई कमिटी मेंबर, बट एक यस कि कोई डेथ हो गया या कोई एक्सीडेंटल हो गया या कोई यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो इस केसेस में हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसपेरेंसी, जो हम लोग अगर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और जो आप रख रहे हो पूरी भी हरिओम हर एक चीज को एंगल को राइट करते हैं, बट ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम डिस्कस करते हैं, हम लोग उस चीज पे सोल्यूशन पे भी 3-4 बातें करते हैं, एंड वो 3-4 बात में हम लोग एक ही फॉलो करते हैं, बट हर चीज वो लिखी नहीं जाती है, एंड वो कभी कभी आगे जाके चैलेंजेस आते हैं। बट अगर हमने हमारा काम पूरा प्रॉपर तरीके से किया है एंड जो डेवलपर भी उसके हिसाब से अगर अपना काम कर रहे हैं पूरा, तो ये इतने चैलेंजेस नहीं आते। बट डेवलपर भी अपने हिसाब से जो कंडीशंस रखेंगे कि अगर कोई मेंबर अगर बेच के जा रहा है या अगर तभी वो जा रहा है, तो उसमें डेवलपर भी अपने डॉक्यूमेंट में लिखेंगे कि भाई उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि नया कोई भी मेंबर आए तो वो वापस जाके कोई लिटिगेशन ना करे, एंड जो हमने अभी तक प्रोसेस किया है वो प्रोसेस को कोई चैलेंज ना करे। तो उसी हिसाब से डेवलपर भी वो देखेंगे। बट मैनेजिंग कमेटी का रोल होगा कि एक साथ में सब मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स तो नहीं जा पाएंगे, एंड मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को ही ये पूरा ड्राइव करना है प्रोजेक्ट। हम लोग एज अ मतलब वी विल बी लाइक अ गाइड टू यू एज अ कोच, जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी वी आर लाइक अ कोच टू यू, कि जैसे महाभारत में आप देख लो कृष्ण एंड अर्जुन, तो कृष्ण का क्या रोल है वो हमारा रोल है, अर्जुन का रोल तो आपको ही करना है, आके जाके आपको ही उधर लड़ना है, हम तो रथ चलाएंगे सिर्फ। सोसाइटी की साइड हो गई। अभी जैसे कि अभी नॉर्मल सिचुएशन में जो प्रोसीजर्स हैं जो अभी हमारी सोसाइटी फेस कर रही है कन्वेंस के उसमें भी कि हर टाइम प्रोसीजर्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से चेंज होती रहती है, पॉलिसी न्यू आती रहती है, या उसकी वजह से जो डिले हो जाता है जिसकी वजह से मेंबर्स में एंजाइटी बढ़ जाती है कि भाई क्योंकि वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना डेवलपर का कंट्रोल है, ना सोसाइटी का, पीएमसी का किसी का कंट्रोल नहीं है। तो उस सिचुएशन में पीएमसी का क्या रोल रहेगा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू? इसमें वही चीजें हैं कि हर चीज में रिपोर्टिंग होनी चाहिए सोसाइटी में, ट्रांसपेरेंसी, एंड उनको अपडेशन होना चाहिए। मेंबर्स को अगर अपडेट होता है कि ये लास्ट महीने में क्या क्या काम हुआ है, तो जो हमारा जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अगर टाइम टू टाइम जाते रहे एंड सबके साथ में वो सबको मिल जाता है अपडेशन, तो वो उतने चैलेंजेस नहीं आते हैं। एंड इसी तरह से जो मैनेजिंग कमेटी है उसके साथ भी रेगुलर इंटरवल्स में मीटिंग्स होती रहती है, तो वो उस हिसाब से अपना पूरा ट्रैक रहता है हर चीज पे, काम पे, एंड कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई मार्केट सिचुएशन सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से हमको इम्पैक्ट क्या होने वाला है वो उसका होता है। बट जनरली ये सब चीजें होती है बिफोर वेकेटिंग। जितने भी चैलेंजेस आने हैं, अगर हमारा फुल FSIOD जैसे हमने कंडीशन रखी है, अगर वो पूरा हो जाता है तो हमारा यूजुअली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे, डिस्पाइट कि कोई ओवरऑल पूरा कोई सिनेरियो चेंज हो जाए, जैसे कि कोविड आ गया या ऐसे कोई वॉर सिचुएशन हो गया या कुछ हो गया, तो ही कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अदरवाइज बिफोर वेकेटिंग और भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, एक नंबर 1, एंड दूसरे चैलेंजेस जो हमको इंटरनली आएंगे वो रिपोजिशन के टाइम पे आएंगे। तो ये जो गैप होता है ये बहुत बड़ा मतलब चीजें होती है जहाँ पे हर मेंबर को
ये सब चीजें अपडेशन जानी चाहिए प्रॉपरली। जो हमने हर सोसाइटी में देखा है कि प्रॉपर अपडेशन होता है तो कोई मेंबर्स के इतने ग्लिचेस नहीं होते हैं, बट इसी चीज को अगर हम प्रॉपरली अपडेट करते रहेंगे, एंड वो पीएमसी का रोल होता है कि उसमें प्रॉपरली अपडेट करके सोसाइटी को दें, सोसाइटी उसमें आगे मेंबर्स को पहुंचाए। तो दैट इज व्हाट द होल रोल इज ऑफ द पीएमसी, एंड यही चीज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। हमारा काम ही वो है कि आपको प्रॉपर लाइन से लेके जाए एंड प्रॉपर गोल पे पास जाके रखे वहां पे। जी सर, हमारी कमेटी में हमने खास करके हेमंत भाई हैं और हम लोग ने एक डिसाइड किया था कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादातर मेंबर्स के लिए ये पॉइंट पूरा नया है फील्ड। तो हमने एक प्रिंसिपल्स बनाए थे कि जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना है तो लॉ में अगर है तो वो करना ही है। नेक्स्ट प्रायोरिटी हम देते थे कि टर्म्स क्या एग्रीड हुई है, तो या तो डिसीजंस क्या लिए गए हैं। थर्डली ये है कि प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम होना चाहिए। फोर्थली है कि जो मेजोरिटी के फेवर में अगर जितना जो चीज है वो उसको प्रायोरिटी होगा। और लास्ट में अगर ये चारों पॉइंट में कोई इफेक्ट नहीं आता है और फिर भी मेंबर का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है और बाकी जो पॉइंट्स 4 बताए उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो वो सिचुएशन को कंसिडर करना। तो ये 5 प्रिंसिपल के बेस पे हमने अभी फिलहाल तो अभी तक हम लोग ने चलाया है और लकीली फॉर्चुनेटली अभी तक सही भी गया है। तो क्या आपके हिसाब से ये जो हमने पैरामीटर्स सेट किए हैं वो ओके है, बरोबर है? आपके पैरामीटर्स तो ओवर एंड अबव सब सोसाइटीज में मैं बोलूंगा कि बाकी किसी के अगर 80-90 है तो आपके 200 है, तो वो कोई इश्यू ही नहीं है। आपकी सोसाइटी उसी तरह से मैनेज हो रही है एंड प्रॉपरली कर रहे हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड जैसे कि हम लोग आ जाएंगे तो और 4 चांद लग जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है। सर, मैफेयर से हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि उसी तरह का एक प्रिंसिपल्स हमने रखने के लिए बोला उनको कि कुछ भी हो तो कीप मूविंग, मतलब कि काम चालू रखना है कोई भी सिचुएशन हो, और कम्युनिकेशन हो जैसा आपने इंसिस्ट किया, कंटिन्यूस और अनइंटरप्रेटेड होना चाहिए। और लॉ की प्रोसीजर्स जो है और कंप्लायंसेस है उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी जात का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और इसके अलावा अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द एग्रीड टर्म्स, जो भी टर्म्स हमारी नक्की हुई है उसको ध्यान, उसके बीच में उसकी बाउंड्री में रह के कोई चेंजेस करना है, फ्लेक्सिबल अगर जरूरत है तो कर सकते हैं। और फिर साइमल्टेनियसली काम करते रहना है जो भी एक्टिविटीज चल रही है, ताकि डिले तो आना ही है तो अगर साइमल्टेनियसली हम करते जाएंगे तो शायद डिले को हम लोग कवर कर पाए। और जो भी सोसाइटी का जो रोल रहेगा या कमिटी का जो रोल रहेगा वो मिनिमम टू द एक्सटेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन रहेगा। ये हमने बेसिक उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि ये हमारे पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखिए। जैसे कि हर सोसाइटी में सर होता है, इनिशियली रीडेवलपमेंट में सबको जोश रहता है और जैसा सोडा बॉटल में एक बार जो ये ठंडा हो गया उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट और चेंजेस ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी भी अभी शायद वो स्टेज पे आने लगी है या आएगी, तो उसमें फिर हर जो पार्टी है, चाहे डेवलपर हो या सोसाइटी हो, कमिटी हो, सबका अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से डिफरेंसेस जो है बढ़ते जाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सर डेवलपर की तरफ से अगर लाइजनिंग वर्क में, जो कि क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लाइजनिंग है तो वो क्रिटिकल होना चाहिए, तो लाइजनिंग में अगर डेवलपर की तरफ से कोई ढिलास है या उनका बरोबर लाइजनिंग डिपार्टमेंट जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में फिर एज अ पीएमसी आप क्या ये करेंगे? सो यूजुअली ये सब जगह पे होता है, हमारा ये चैलेंजेस सब जगह पे आते हैं। एंड इसमें सिर्फ एक चीज से नहीं होता है कि इवन साई बाबा नगर में भी ये चैलेंजेस आ गए हैं। एंड क्योंकि उसमें पूरा लेआउट में एक सोसाइटी नहीं थी तो वहां से भी बाजू वाली सोसाइटी से भी इश्यूज आ गए। तो वैसे बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं ड्यूरिंग द अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग। तो क्लस्टर का है तो इसमें और मल्टीपल अप्रूवल्स हो गए, जो और भी विंडो ज्यादा हो गए अपन कि ये सब स्टेजेस से जाएगी, जो नॉर्मली दूसरे किधर कोई भी स्कीम में होती तो हमारा शायद इतने अप्रूवल्स नहीं लगते थे। बट अगेन इन लुकिंग एट अ लार्जर एंगल हमारे लिए फिजिबल प्रोजेक्ट यही था
तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, सो वी हैव गॉन विद दिस ऑप्शन ओनली। एंड ये चैलेंजेस रहने वाले हैं डेवलपर के लिए भी, ये एक नया स्कीम है। इवन इन द एंगल्स ऑफ द एमसीजीएम और एचपीसी एंड यूटी, ये भी रोज नए नए कुछ ना कुछ ऑप्शंस अलग अलग डिफरेंट आते रहते हैं उनके पास भी। तो वो लोग भी अभी टीथिंग प्रॉब्लम्स वो लोग भी फेस कर रहे हैं, एकदम इनिशियल स्टेज में है उनके भी पूरा, मतलब वो लोग भी ओपन है कि आप कुछ और लेके आओ तो हम लोग उसको भी एडजस्ट करेंगे, सब पूरा चीज करेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट अलग अलग अपना अपना अलग अलग चैलेंजेस लेके आते हैं। तो ये सब चीजें अभी सोसाइटी मेंबर्स को ये अपडेट करते रहना चाहिए। सोसाइटी डेवलपर के साथ में भी एक रेगुलर मीटिंग की एटलीस्ट कोई भी अपडेशन हो, तो ड्यूरिंग टिल वेकेटिंग क्वार्टरली मीटिंग्स विद द डेवलपर, विद जनरल बॉडी, एंड आफ्टर वंस द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स हाफ ईयरली जनरल बॉडी के साथ में मीटिंग करके उसका अपडेशन होना चाहिए। तो जो लोगों में एंजाइटी होती है या जो इनिशियल जो होता है, तो एक तो वो कंटिन्यूस रहता है कि उनका जोश भी चालू रहता है एंड उनको अपडेशन भी मिलते रहता है। तो डेवलपर, पीएमसी as well as the society, all members should come together and have a common meeting, at least quarterly एक मीटिंग करके उसका अपडेशन प्रॉपरली होना चाहिए। बट अभी सीधा फिलहाल जो चैलेंजेस है सोसाइटी के पास, जब तक डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक हमारे प्लान्स अप्रूव मतलब पास नहीं होते सोसाइटी की तरफ से, तब तक वो सब चीजें ज्यादा करके सोसाइटी की तरफ से डिले होती है एंड बाद में जो होने वाला है वो डेवलपर की तरफ से होता है। तो बोथ हैव टू जॉइन टुगेदर एंड प्रोसीड अहेड। एंड एक वापस उसमें भी बार चार्ट दोनों में, अप टू कंस्ट्रक्शन, अप टू वेकेटिंग का बार चार्ट एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बार चार्ट, वो प्रॉपरली होना चाहिए कि ज्यादा इसमें हम लोग एकदम पैसिवली जाके एग्रेसिवली जाके भी नहीं होगा, पैसिवली भी नहीं होगा, बट एक प्रॉपर प्रैक्टिकल टाइमलाइंस जो होते हैं वो सबको समझाने पड़ेंगे। एंड डेवलपर को भी मालूम होना चाहिए, सोसाइटी को भी मालूम होना चाहिए। इसमें फोर्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइमलाइंस। तो भले वो 4 महीना बोल तो 6 महीना बोल दो, बट हमको क्लियरिटी बोल दो, तो सोसाइटी मेंबर्स के भी, क्योंकि आपको फेस करना है 200 और उनके 4 मेंबर्स फैमिली मेंबर्स, तो 800 लोगों को फेस करना है। सो दिस इज चैलेंज होता है कि 800,000 लोगों का एक पूरा बड़ा चंक हो जाता है, तो उसको सबको करके चलना है। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपडेशन बहुत जरूरी है, तो डेवलपर के साथ में उतना ही जरूरी है साथ में। तो अगर आपका अप्रूवल्स में कहाँ पर अटकता है, क्या होता है, तो वो हम लोग भी अगर कोई जनरली डेवलपर को जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें कभी भी प्लानिंग डिजाइनिंग में कोई भी चीज चैलेंजेस आते हैं या डेवलपर वहां पे एक कहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसमें हम लोग कोई अपना आउट ऑफ द वे जाके भी, हमारे सर्विसेज स्कोप में नहीं होता है बहुत बार, तो भी हम लोग उसमें आउट ऑफ द वे जाके किया भी है हमने। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स भी हैं एंड हम लोग वो करते भी हैं एंड वी विल कीप इट डूइंग ऑल कि फॉर द बेटरमेंट। जो आपने चौथा पॉइंट बोला ना आपका कि प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट में होना चाहिए काम, तो वो प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट में हम लोग पूरा देखते हैं काम, वही हमारा मेन इंटेंशन होता है। सर इसी के रिलेटेड मैं फिर से थोड़ा इसको एक्सपांड करूंगा कि हमें समझो कि क्लियरली दिख रहा है कि अगर डेवलपर जो है लाइजनिंग उनका डिपार्टमेंट है या जो भी लाइजनिंग की एजेंसी है वो प्रॉपर नहीं है, फॉलोअप नहीं कर रही है एज कम्पेयर टू दूसरे साइमल्टेनियसली दूसरे जो समझो प्रपोजल सबमिट हुए हैं वो आगे जा रहे हैं, या इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है हमें, क्योंकि अभी सारा बीएमसी और सब ऑनलाइन है। तो उस सिचुएशन में फिर पीएमसी कितना पुश कर सकती है क्या डेवलपर को, क्योंकि उसको कन्विंस करवाना कि भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट ही लूज हैंड में काम कर रहा है या प्रॉपरली उसका फॉलोअप नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है, तो वो हमारा मतलब मेरा कहने का ये था कि वहां पे पुश चाहिए। तो क्या पीएमसी वो रोल निभा पाएगा? तो इसके लिए मैंने बताया ना सर कि वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट का जो आपका स्टेज है ना, उसमें ये टेक्निकलिटी पॉइंट हमारे तरफ से ये बहुत सारी चीजें डालनी जरूरी है कि, और मैंने उसमें एक वर्ड यूज किया था कि उसमें एग्जिट रूट होना चाहिए। तो वो एग्जिट रूट है ना प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए कि हर एक चीज पे जहां पे भी ट्रिगर हुआ है, कोई भी चीज डिले हो रही है जिसपे सोसाइटी को सफर करना पड़ रहा है डेवलपर की एंड से या उसकी कोई भी टीम की एंड से, वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सब चीजें जो हमारे एग्रीमेंट में डिफाइन होगी पहले से प्रॉपरली टेक्निकलिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो हम लोग उसका पूरा रास्ता निकाल के वी कैन हैव दैट प्रॉपर फोर्सेबल ऑन डेवलपर ऑल्सो to act on such a way. So that is what we हम लोग वो देखते हैं कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी हमारे पॉइंट्स आने चाहिए एंड दैट हैज टू बी नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स एटलीस्ट। ओके सर, नेक्स्ट जैसा आपने एक पॉइंट बताया कि रेगुलर अपडेट और कम्युनिकेशन मिलना चाहिए जो कि क्रिटिकल है मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर ये समझो नक्की हो गया है, टर्म्स हो गया, डीए हो गया, फिर भी अगर डेवलपर की तरफ से कम्युनिकेशन रेगुलर या तो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है?
अगेन डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है, हर एक के अपने को है ना, जब व्हेन वी टेक दिस कि लेटर ऑफ इंटेंट हम इश्यू करते हैं एंड उसका जो हम कंफर्मेशन लेटर लेते हैं, रिप्लाई लेते हैं कि भाई ये उन्होंने कंफर्म किया हुआ है, तो वो एक्नॉलेजमेंट के साथ में जो होता है तो उसमें टाइमलाइन भी बहुत जरूरी है। बट अगेन उसमें जो डिपेंडेबिलिटी होगी वो सोसाइटी एंड डेवलपर की जो जॉइंटली होगी एंड डेवलपर की इंडिविजुअलिटी होगी, तो वो सब चीजों को डिफाइन करना हर एक चीज को माइक्रो लेवल पे वो बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट इश्यूइंग द लेटर ऑफ इंटेंट एंड उनसे वो लेना कंफर्मेशन, तो वो सब चीजों का एक प्रॉपरली एक बार चैनल होके अगर नहीं हुआ है तो वो वापस हम लोग आके उसको एकदम माइन्यूट लेवल पे बहुत विथ मैक्सिमम टाइम लिमिट के साथ में उसको क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शंस हो सकते हैं उसको लेके पूरा सोसाइटी एंड डेवलपर के साथ में बैठ के वो पूरा बार चार्ट बनाना पड़ेगा एंड फिर उसमें उसके हिसाब से हमको अडियर करना पड़ेगा और उसमें फिर दोनों सोसाइटी एंड डेवलपर दोनों के ऊपर ये डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ओनली डेवलपर के ऊपर भी है, बट सोसाइटी के एंगल से भी वो सब चीजें होनी चाहिए कि वो उनको टाइमलाइंस वो मैच करने चाहिए एंड उसमें उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, तो वो मेंबर्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी टुवर्ड्स दैट होल डूइंग दैट वर्क। तो वो चीज अगर हमको टाइमलाइंस में करनी है, क्योंकि 1, 2, 4, 5 मेंबर के लिए पूरे 200 मेंबर उसके लिए उनके लिए वो पूरा प्रोजेक्ट हॉल्ट नहीं होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए उसमें से, तो वो सब चीजें हमको देखनी है एंड वो पहले हमको भी करा के लेंगे जब व्हेन वी स्टार्ट, तो हम पूरा वो चार्ट के हिसाब से विल प्रोसीड अहेड एंड दोनों की तरफ से टाइमलाइंस देना जरूरी है उसके लिए। तो ये सब चीजें करेंगे अगर, तो डेवलपर भी इन्फॉर्म रहेगा, सोसाइटी मेंबर्स भी इन्फॉर्म रहेंगी, सोसाइटी भी इन्फॉर्म रहेगी, एज अ पीएमसी वी विल आल्सो इन्फॉर्म कि ये सब चीजें इतना टाइम लगने वाला है, ये डेट आ चुकी है, ये डेट में ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये होने वाला है तो ये तभी होगा, अगर ये आज सिचुएशन है कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको असेसमेंट करके इसको प्रॉपरली, इसमें अगर सोल्यूशन डाला हुआ है पहले से ही, अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो उसको क्या सोल्यूशन निकालना है, तो ये अगर पूरा चार्ट निकल जाएगा, पूरा हमारा जो होता है हमारा वर्किंग चार्ट होता है पूरा बनके, तो वो अगर हो जाएगा तो कोई इतने इश्यूज नहीं आएंगे, इश्यूज तो आएंगे 100%, बट इतने इश्यूज उसको हम मतलब उसको कम कर सकते हैं, वो इश्यूज को पहले से ही सॉल्व करके कम कर सकते हैं। सर, जो जनरली जो प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं उसमें मेन रीजंस है, एक तो डाइवर्जन ऑफ फंड्स, अमेंडमेंट्स, अननेसेसरी अमेंडमेंट्स अगर डेवलपर करता है, या तो अप्रूवल्स जो है इंस्टॉलमेंट में लेता है, या तो फिर उसकी कंप्लायंस जो टर्म्स है उसकी अप्रूवल्स की, सैंक्शंस की, उसकी अगर वो टर्म्स को फॉलो नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है टाइम में या वायोलेट करता है, तो ये जनरली 3 रीजंस ऐसे हैं शायद कि जिसकी वजह से मेजर इंटरनल जो रीजंस है डेवलपर की ओर से, वो ये 3 रीजंस लग रहे हैं। तो उसमें फिर पीएमसी का मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से क्या रोल रहेगा? अभी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू अभी सबसे बड़ा हमारे पास जो 2 चीजें होती हैं कि हमारे लिए एज ए सोसाइटी एक सिलेक्शन तो हो गया, बट वो छोड़ के कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसमें किस चीजों पे हमको नॉन निगोशिएबल होना चाहिए एंड ड्यूरिंग वेकेटिंग हम लोग वो चीजों को पूरा प्रॉपरली देख के आगे बढ़े एंड ना कि हेस्टिली कोई डिसीजन ले, उसमें लेना है टाइमली डिसीजन लेना है, बट हेस्टिली भी डिसीजन नहीं लेना है, तो उसको भी एक हर एक चीज को टाइम देते हैं। जब आईओडी आया तो उसको आईओडी के ऊपर हमको रिपोर्ट भी देना है, तो उसको भी हमको पूरा चेक करना है, उसके पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे है कि नहीं, उसके हिसाब से जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से है कि नहीं, फुल एफएसआई आईओडी जैसे हमने मांगा है वो सब चीज है कि नहीं, तो वो सब चीजों को हमको पूरा चैनलाइज करना है, फिर ही बाद में सोसाइटी को वो आगे प्रोसीड करना है। तो ये एक डिपेंडेंसी डेवलपर एंड पीएमसी पे रहेगी सोसाइटी को, पर उसको सोसाइटी को अबाइड करना है। तो एक तो चीज है कि हमारे पास एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड एक वेकेटिंग, उससे पहले हमको देखना है कि फंडिंग का जो पहला इश्यू होगा वो ये दोनों चीजों में हमारा एकदम क्लैरिटी हो जाएगा कि फुल एफएसआई आईओडी है हमारे पास अप्रूवल है, वी कैन गो अहेड एंड प्रोसीड। अगर डेवलपर का उसमें स्किन इन द गेम है तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। सेकेंडली, अप्रूवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी जो जिस अपने बड़े डेवलपर होते हैं वो लोग अभी अपना नाम की वजह से इतना अभी नहीं करते हैं एंड वो लोग इतना ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं क्योंकि अभी हर चीज ऑनलाइन है अभी, तो वो भी चैलेंजेस उनको भी आते हैं एंड इमीडिएटली कोई ना कोई इसमें लिटिगेशन वगैरह करते हैं, बट कोई चीजें उनको भी वो करनी पड़ती है, मतलब जो नहीं करने लायक होती है वो भी उनको करनी पड़ती है, वो ठीक है, दैट इज 1-2% वी कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट जनरली इतना वायोलेशन नहीं होता है डेवलपर। ये साइड कंडीशन में वायोलेशन हो सकते हैं, बहुत बार हो सकते हैं, डेवलपर अपने टारगेट अचीव करने के लिए, टाइमलाइंस अचीव करने के लिए वो सब कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द वेकेटिंग टाइम तक हमारे लिए वो इतना चैलेंजिंग नहीं है। अप्रूवल्स तो होके तो भी हम खाली करेंगे। एंड तीसरा आपने की क्वालिटी,
तो क्वालिटी को अश्योरेंस करना है पूरे ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्ट। एंड इसमें इसके लिए मैं कि अगर आप उसमें सोसाइटी क्या डिसाइड करती है रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क एंड फीस ऑफ अस, तो उसमें क्या है कि जैसे कि जितना आप हमारे तरफ से वर्किंग आवर्स डालेंगे उसके हिसाब से उसका हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो ओवरऑल जो काम होगा तो वो कॉस्ट के हिसाब से आएगा, बिकॉज वी डोंट हैव कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारा टाइम ही दे सकते हैं हम लोग अपना, एंड जो हमारा एक्सपर्टाइज होता है वो हम लोग उसको रिपीट करते हैं। तो वो चीज हमको देखना है कि अगर हम उतना हमारा मैन आवर्स जाते हैं तो हमको उतना कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, तो हमारा भी इंटरेस्ट रहेगा, आपका भी इंटरेस्ट रहेगा और आपका भी वैल्यू एडिशन हो जाएगा। मतलब आप इसका अगर फ्लैट का वैल्यू एडिशन इसमें देखेंगे तो बहुत गुना ज्यादा हो जाएगा जो हमारी फीस होगी उसके मुकाबले। ऐसा दैट इज व्हाट आई सेड कि ये तीनों चीज में हम लोग ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा काम, कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपने क्वालिटी कंट्रोल का बात किया तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जैसा कि लेबर्स जो रहते हैं ज्यादातर जहाँ पे क्वालिटी का इश्यू आता है अनस्किल्ड लेबर जहाँ रहते हैं, अभी हमने समझो पीएमसी या डेवलपर है, आर्किटेक्ट है, सब रिनोन हमने समझो बड़े रखे, लेकिन प्रैक्टिकली वो खुद तो आते नहीं साइड पे, उनको रिपोर्टिंग के बेस पे ही वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर सब जो डेवलपर पीएमसी दोनों अच्छे हैं, आर्किटेक्ट भी उनका अच्छा है, लेकिन अगर उनका कॉन्ट्रैक्टर है या सब कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रॉपर नहीं है और वो कुछ मिसचीफ करता है या उसके लेबर कुछ मिसचीफ करते हैं, और उस सिचुएशन में आपके जो जाएंगे पर्सन वहां पे जूनियर रहेंगे, तो क्या उस सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे वो? नहीं तो मैं आपको फिर से रिपीट करूं? नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। एंड उसमें जो स्पेसिफिकली जो मैंने बताया कि हमारी जो एलोकेशन होगी टीम, तो ये कोई भी एलोकेटेड टीम है वो कोई भी जूनियर नहीं है, हमारा जूनियर होगा वो अलग होगा। मतलब जो ये बट जितनी भी एलोकेशन है आपको वो सब सीनियर लोगों की टीम है हमारी। कोई भी जो होगी इवन आर्किटेक्चर होगा या इंजीनियर होगा तो वो सब आपके मतलब सीनियर ही लेवल होंगे, एंड कोई मैनेजमेंट लेवल से भी होगा, मतलब हमारे मैनेजमेंट लेवल से भी मतलब मी एंड जैनिल एंड नुपुर एंड एवरीथिंग, तो मैनेजमेंट लेवल से भी उसको ओवरलुक करेंगे पूरा। तो हर एक प्रोजेक्ट हमारे लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल लुक करना है, जैसे डेवलपर करते हैं वैसे हम लोग भी करेंगे उसको। बट एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारे जो इंजीनियर होंगे सीनियर इंजीनियर के सुपरविजन में ही प्रोजेक्ट होगा। सीनियर इंजीनियर एटलीस्ट वीक में 2 बार तो आएंगे ही, अगर जो हमारा जनरल अभी तक जहां पे भी हम काम कर रहे हैं उसमें बोल रहा हूँ, एंड डेली में एक विजिट होगा हमारा जूनियर इंजीनियर का। बट जूनियर इंजीनियर भी ऐसा नहीं कि वो अभी इंटर्नशिप लेके क्लियर होके अभी आया हुआ है, ऐसा कोई इंजीनियर भी, वो भी 2-3 साल पहले पुराना जो काम किया होगा और कोई साइड पे वो ही जाके वहां पे जाके विजिट करके रोज का डे टू डे अपडेट जो हमने स्पेसिफिकेशन मांगे हैं या जो मेक मांगा है वो सब पूरा चेक करके अप्रूव करके ही आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई चैलेंजेस आएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा डेवलपर का बराबर, तो उसको हम टाइम एंड अगेन 1 बार 2 बार रिपीटेशन करके वो डेवलपर के साथ में करके वो कॉन्ट्रैक्टर को भी, अगर कभी कभी डेवलपर में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एनीवे, डेवलपर को चेंज करना, कॉन्ट्रैक्टर को भी चेंज करना बहुत बड़ा डिफिकल्टी होती है। बट उसमें भी कैसे उसके जो चैलेंजेस होंगे उसको कैसे ओवरकम करना है, उसके क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। जैसे बहुत जगह पे हमारा इश्यूज आ रहे हैं कि लेबर ही नहीं आ रहे हैं, फिलहाल लेबर का अप्रैल में महीने में लेबर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसको लेबर को अभी गर्मी होता है तो वो ज्यादा काम भी नहीं कर पाते, तो ये भी एक दूसरा इशू होता है। तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उनके लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर जो भी है उनको देना है, ग्लूकोन डी जो देना है, तो वो उनको साइड पे देख के वो हाइजीनिक वाटर सब उनको मिलते जाए, वो सब चीजें हमको उसको इम्प्लीमेंट करानी पड़ती है। तभी टाइम टू टाइम देख के मॉनसून है तो मॉनसून में क्या करना है, उसमें कैसे उनकी सेफ्टी हेल्थ उनका ध्यान रखना है, उनके चेकिंग्स कैसे करवाते रहने। तो ये सब चीजें जब ज्यादा से ज्यादा होती रहेंगी, डेवलपर के कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेंगे, मैं अभी माइन्यूट लेवल पे जा रहा हूँ, माइक्रो लेवल पे, तो ये सब चीजें एक्टिविटीज में चैलेंजेस आते हैं, बट ये सब चीजें हमको उसको करा के लेनी है डेवलपर के कॉन्ट्रैक्टर से या डेवलपर से। तो ये सब चीजें होती है। बट डेवलपर का भी एक होता है कि जनरली लॉक एंड की बहुत कम देते हैं डेवलपर्स, उनका भी खुद का सुपरविजन होता है। मेफेयर के तो खुद के उनके आरएनसी प्लांट्स हैं, तो वो तो उनका बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा हमारे लिए, एंड उनके लेबर्स भी हैं, उनके लिए वो पूरा वो सब चीज फॉलो कर रहे हैं। मतलब वी आर बीन एसोसिएटेड विद मेफेयर इन अदर 2 प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो एक तो भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट उसके स्टेज में हो चुका है, तो ये सब चीजें हमने डेवलपमेंट एग्रीमेंट स्टेज में ये सब चीज मेफेयर के साथ में वो सब चीज
टेक्निकली ग्राउंड पे हम लोग ये सब कंसल्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन विद मेफेयर एंड एवरीथिंग. तो ये सब चीजें आगे बढ़ चुकी हैं एंड वो चीजें हमने को कम होगा कि उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा. बट यस कि डाउन द लाइन वो नीचे जाके कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, हर जगह पे आते हैं, वाटर प्रूफिंग के इश्यूज आते हैं, ये सब चीजें आती है. प्लेन में अंदर जाएंगे जब तो बहुत सारी चीजें आएंगी. तो वो सब चीजों चैलेंजेस करके दोनों को बैठ के रिजॉल्व करके आगे बढ़ना ही है एंड क्वालिटी को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी. सो दैट इज अवर सीनियर इंजीनियर विल ओनली लुक आफ्टर दैट. तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, हमारा जूनियर नहीं रहेगा. सर जैसा आपने बताया कि आपका जो टीम रहेगी वीक में 2 बार विजिट करेंगे, तो समझो कि 2 बार विजिट किया, उस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन कोई और दिन में कोई डिफेक्टिव काम उन्होंने कर दिया या इम्प्रॉपरली काम इम्प्लीमेंट किया या आइटम्स बरोबर यूज नहीं किए, तो हम एज अ पीएमसी कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंसेस कैसे लोकेट करेंगे और उसको कैसे रेक्टिफाई कराने की आपकी मैकेनिज्म क्या रहेगी? इसके लिए मैंने आपको बताया कि देयर विल बी 2 इंजीनियर्स, बेसिकली 2 इंजीनियर्स फॉर 1 प्रोजेक्ट साइट. तो मैंने आपको बताया कि एक जो अगर आप जैसे अगर उसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे कि हमको किस तरह का इंजीनियरिंग रखना है और उसके साथ में हमको कंट्रोल कैसे रखना है उसका, तो वो हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है. तो इंजीनियर तो जो एक होगा वो जूनियर इंजीनियर विच इज एटलीस्ट 2-3 इयर्स का उसको एक्सपीरियंस होगा, वो तो मेरे हिसाब से रोज डेली आना चाहिए. तो वो आप वीक में 2 बार होगा तो नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, तो वो डेली आना चाहिए. एंड मैंने बताया कि सीनियर इंजीनियर जो होगा वो प्रोबेबली मिनिमम वीक में 2 बार आएंगे. अगर जरूरत पड़ा तो रोज भी आएंगे. ऐसा है कि मैंने बोला कि मिनिमम 2 टाइम्स तो आना ही है उनको. अगर कुछ भी काम में आगे नहीं बढ़ रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो भी वीक में 2 बार तो आना ही है सीनियर इंजीनियर को. बट अगर कोई रोज प्रॉब्लम है तो रोज उधर आना ही है. अगर पूरा दिन भी रहना है तो पूरा दिन भी रहना है कभी कभी. तो ये सब चीजें हम चैलेंजेस करते हैं. तो हमारे पास भी वी हैव 3 सीनियर इंजीनियर्स एज वेल एज जूनियर इंजीनियर्स. हमारे पास टीम है पूरी ऐसी उसको देखने के लिए. सर इसके लिए आपने कोई स्पेशल रिपोर्टिंग के जो फॉर्मेट्स है वो डिजाइन आपने बोला कि किया है आपने, कोई मेथड्स है, चेकलिस्ट है, वो सारे हर एक्टिविटी वाइज आपने किया हुआ है? यस यस. हर एक एक्टिविटी के लिए चेकलिस्ट है. जैसे कि अभी साइट पे जाके कंक्रीट कास्टिंग हो रहा है, तो कंक्रीट कास्टिंग में क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने चाहिए उधर इंजीनियर को, तो वो सब पैरामीटर्स हमारे डिराइव्ड है. एंड अगर वो नहीं किया है तो वो हम रेक्टिफाई करवाते हैं. ओके. अभी जनील, यू मस्ट एवरीबडी नो, आप जानते होंगे जनील को. तो कभी था जनील डन ओनली बीटेक एंड अभी इज डन एमटेक ऑल्सो इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. तो ही हैज आल्सो पास्ड दैट ऑल्सो. एमटेक भी कर चुका है. तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पूरा जनील इज ऑल्सो हैंडलिंग. बट देयर इज वी हैव सीनियर इंजीनियर्स ऑल्सो टुगेदर विद अस. ओके. तो सर उसके लिए कोई आपका सॉफ्टवेयर है या कि आपका जो मैनुअल इस तरह का ही फॉर्मेटिंग का जो रहता है डेटा सॉफ्टवेयर में आप एंट्री होती है कि जनरली मैनुअल ये होती है? नहीं, जनरली एक्सेल में ही होता है. ओके. एक्सेल में हमारे डिराइव फॉर्मेट्स है एंड उसमें प्लग एंड प्ले बाद में होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट. कैसा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर प्लग एंड प्ले होता रहता है, ट्रायल एंड एरर. इसमें सारी चीजें हैं जो डेवलपर को हम लोग अपना टेक्निकलिटी में उनको कैसे बेटरमेंट किया जाएगा, तो वो उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे प्रोजेक्ट के लिए. एंड जिससे बहुत इजियर हो जाएगा काम अपना टू सुपरविजन एंड फॉर देम ऑल्सो कि एग्जीक्यूशन करने में भी उनको बहुत कम चैलेंजेस आएंगे. तो वो हम लोग पहले जब आईओडी आ जाएगा एंड उसके बीच में ये बहुत सारी एक्टिविटी करानी होगी, वो हम डेवलपर से करा के, बट वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आज डालना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाट टेक्निकलिटी हमारा जो काम होता है, जो विजन होता है हमारा, वो आज हम लोग डिफाइन कर सके डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टाइम में. एंड वहां पे डेवलपर फिर वो अग्री करेगा उसके लिए. आज डेवलपमेंट एग्रीमेंट में फाइल करेंगे तो अग्री भी करेंगे. जैसे सतीश भाई आपने बोला कि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं क्या, तो हमारा जो चारकोप में सेल्फी डेवलपमेंट का जो टॉलेस्ट टावर है उसमें हम BIM यूज कर रहे हैं. BIM में मतलब क्या होता है, वो हर एक फ्लोर प्लान का 3D मॉडल क्रिएट करते हैं. 3D मॉडल क्रिएट करने से पहले हमको ही पता चल जाता है कि ये एरर हुआ है साइट पे, तो वो हम डेवलपर को इंटीमेट कर देते कि भाई ये रेक्टिफाई कर दो.
तो वो डिले भी बच जाता है। अगर अच्छा, लेकिन वो अलग रोल आता है कि इसका इसमें नहीं आता है कवर्ड? जनरली ये डेवलपर को प्रोवाइड करना रहता है। अच्छा, डेवलपर को प्रोवाइड कर, और आप साइमल्टेनियसली आप लेना पड़ेगा, वो अपने को करवा के लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेवलपर से करा के लेंगे, तो आगे जाके अपने प्रोजेक्ट के लिए भी वो बहुत कम मतलब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एंड उसको इमीडिएटली हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमारे वो सब कराएंगे सब अपना सब। यानी कि डेटा एंट्री और ऑपरेटिंग जो रहेगा डेवलपर करेगा, और मॉनिटरिंग जो काम है और सुपरविजन जो है हम साइमल्टेनियसली करें, ऐसा अपना आइडिया। ओके सर, ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स ये तो सब बेस्ट है, लेकिन क्या डेटा की एक्यूरेसी और टाइमली वो मिलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंस है। तो ये दो चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो आपने फॉर्मेट्स तो समझो हमने बहुत सारे बनाए, लेकिन क्या है अभी जैसा डे बाय डे अभी ऑल ओवर बॉम्बे इतना काम हो रहा है, जो अच्छे लोग हैं उनके पास काम तो और आते रहता है, काम की कमी नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या एक्यूरेसी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे, और टाइमली उसका डिलीवरी? अभी वी हैव सम अदर वेज ऑफ डूइंग द चेकिंग द फॉर्मेट्स। हमारा अभी प्रिपरेशन एंड चेकिंग रिव्यू भी अलग होता है, बट अगेन ह्यूमन एरर है, तो ह्यूमन एरर से एरर्स होते रहते हैं। सो दैट इज 10% यहाँ पे प्लस माइनस तो हर जगह पे होते रहता है। सो दैट कैन बी दैट इज बट डन। बट अगर कोई प्रोजेक्ट में हमारे बढ़ते रहते हैं, कि जैसे लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे लास्ट ईयर, तो वी हैड सम अराउंड 35 प्लस प्रोजेक्ट्स, सो वी हैड अ टीम ऑफ अराउंड 30 ओनली। टुडे नाउ वी आर अराउंड 45 लोग हमारे कंपनी में ज्वाइंट है। तो अगेन जैसे कंपनी जैसे ग्रो करती रहती है, हम लोग भी ऐसे डाउन द लाइन्स वी इंक्रीज अवर स्ट्रेंथ ऑल्सो। सो दैट टाइम हमारे पास 3 आर्किटेक्ट अच्छे आर्किटेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से वो आर्किटेक्ट की टीम सब चीज हमारी बढ़ते जाती है। तो वो सब दैट इज व्हाट वी लुक एट इट, कि हमारा जो क्वालिटी है वो बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होते जाएगा। सर, कभी ऐसा रिडेवलपमेंट में ऐसा सिचुएशन आ सकता है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कि हमारे टर्म्स एग्रीड है, लेकिन बाद में वो कोई सिचुएशन की वजह से इररिलेवेंट हो जाती है? तो फॉर एग्जांपल समझो कि अभी हमने 33(9) में गए तो शेयरिंग में है, अब हमारा शेयरिंग करना पड़ेगा एरिया, और डेवलपर ने कमिट किया कि भाई मैं आउटसाइड दूंगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन आ गया कि मार्केट एकदम डाउन हो गया, और डेवलपर ने वो ऑप्शन लिया हो कि भाई हम लोग कंस्ट्रक्टेड एरिया के बदले आपको पेमेंट करेंगे बीएमसी को, लेकिन उसको बाद में ऐसा सिचुएशन पता चला कि भाई अभी तो फ्लैट्स की जो प्राइस उसने जो कोट की थी बीएमसी से, जो XYZ माड़ा से नक्की किया होगा, उससे कम में तो मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में फिर वो क्या, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मतलब ये आपने एग्जांपल लिया, वो थोड़ा मतलब शायद ये इधर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना जो मार्केट का रेट है बोरीवली एंड अदर एरियाज जो मुंबई में मिलते हैं, जो आपने क्लबिंग के बारे में बताया, बट ऐसे बहुत सारे दूसरे टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि ये जो इम्पैक्ट करेगा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। आपने बोला ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, मतलब ये कभी कभी डाउन द लाइन जाके ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले वो महंगा हो, बट हमको यहाँ पे माड़ा शेयर नहीं चाहिए, वो हमारा डे 1 से क्लैरिटी है। इसी तरह से कोई चीजें होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने लायक नहीं होती है, तो वो कभी जाके टाइम पे लाके वो चेंजेस नहीं हो सकती है। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आज हमने एक एमिनिटीज लिस्ट फाइनल किया है, वो डाउन द लाइन जाके वो आउटडेटेड हो गई होगी या नहीं मिलेगी, मार्केट में नहीं मिलेगी, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। दैट इज ओके, दैट इज विद इन द आवर परव्यू। बट जो लार्जर एंगल्स में है, जो हमारा ऑफर है या जो डेवलपर या तो करे या ना करे, बट उसको ये देना है, अदरवाइज टू लीव द प्रोजेक्ट, वो सब चीजें जो होती है वो नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। तो जो ये चीजों को हमको डिफाइन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, कि ये सब चीजें, कुछ चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, कुछ चीजें हैं जो हम 2-5% हियर और देयर वी कैन एडजस्ट दैट, एंड उसमें बेटरमेंट हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा ही है, बेटर है, तो वो चीजें कर सकते हैं। बट जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई एक रिसेंटली हुआ कि आरजी का जो इशू था, जब हमने ये प्रोजेक्ट जब अपना चल रहा था, तभी आरजी 39 में 10% था, अभी 20% रखने लगे, तो 20% की वजह से पूरा प्लानिंग ही चेंज हो रहा है। तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, एंड उससे कोई खराब ही नहीं है, वो और अच्छे लिए, हमारे अच्छे के लिए कि 20% अगर आरजी आ रहा है तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, तो अच्छे के लिए होने वाली है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग उसके हिसाब से ही चलेंगे जो हमने लिखा हुआ है, बट कोई चीज हमारे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए,
वो एक मेन फैक्टर होना चाहिए कोई भी चीज में। लेकिन समझो कि हमने डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखा भी है कि नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है ये वगैरह वगैरह, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि भाई उसके पास फंड से नहीं बचे हैं और पेमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे कि या तो मैं पेमेंट करूं बीएमसी को और काम बंद करूं, या काम करूं तो बीएमसी को पेमेंट नहीं करूं। तो ऐसी अगर सिचुएशन कैच-20 जैसी अगर सिचुएशन आ गई तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करें? मतलब ये जो इश्यू जो आप बोल रहे हैं ना, बीच में ऐसा माड़ा के क्लबिंग के साथ में था कि माड़ा जो मांग रही थी 2-3 प्रपोजल में से हुए पास अभी, कि उसमें वो साइट पे ही मांग रहे थे कि आप साइट पे ही हमको यूनिट्स दीजिए। तो तभी वो 6-8 महीने लोगों ने उसको प्लान में डाल के वो आगे प्रोसीड कर लिया, एंड फिर बाद में अभी वो चलो ठीक है हम ये वार्ड सेम वार्ड में दे रहे हैं, बाजू वाले वार्ड में दे रहे हैं जो एज पर द रूल है, एंड फिर उन्होंने चेंज कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है कि वो एमसी चेंज होने की वजह से या कोई ऑफिसर चेंज होने की वजह से वो चीजें कभी ना कभी आज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है इसके लिए। जैसे मैंने अभी बताया ये 10% आरजी की वजह से 20% आरजी हो गया, तो इसके जो गवर्नमेंट नॉर्म्स और रेगुलेशंस में उससे तो बाहर जा ही नहीं सकते। तो वो तो ठीक है, हमको वो एग्री करनी ही पड़ेगी, बट जो डेवलपर अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमारे ऊपर जो ये करेगा या फोर्सबली कराएगा, तो वो हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एंड उसमें जो भी जाके विल हैव टू फेस दैट ऑल्सो सिचुएशन, एंड वो सब चीजें हमको डेवलपमेंट एग्रीमेंट में प्रॉपरली मेंशन करवा के एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा उसमें। तो वो अगर होगा तो डेवलपर के ऊपर वो मतलब वो डर रहेगा ही कभी ना कभी, तो वो जाएगा ही नहीं, उस एंगल पे नहीं जाएगा। थैंक यू नयन भाई। एक वन लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि आपने क्वालिटी और इतना अच्छे से बताया है प्लस प्रेजेंटेशन वगैरह, तो उससे ऐसा लगता है कि क्वालिटी मॉनिटरिंग के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। लेकिन सर ऑन द अदर साइड ऐसा है कि आपके जो प्राइस है, कोटेशन है, तो वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारा बजट आपको मालूम है कि क्या टर्म्स नकी हुई है, तो वो स्ट्रेचिंग हो जाएगा। तो उसमें एक मिडवे कैसे निकलेगा वो आपको एक बाद में भले सजेस्ट करें। वो तो मैंने आपको पहले दिया ना कि बोरीवली हरिओम को डेडिया और नयन से बाहर तो जाना ही नहीं है ना। ठीक है, हाँ, तो फिर उसमें कोई सवाल ही नहीं होता है। तो सर अभी हम लोग एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी प्रेजेंटेशन राउंड हमने रखा था, इसके बाद हमारा कमिटी स्क्रूटिनी करके फिर आपसे कांटेक्ट करेगा, और फ्यूचर जैसा लास्ट टाइम हमने किया था इस टाइम पे थोड़ा हमने ये चेंज किया कि भाई बड़ा टेक्निकल पॉइंट है तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है हम लोग इस तरह का रखे ताकि मेंबर्स एक बार फिर से रिपीटेडली रिफर कर सके, क्योंकि एक ही मीटिंग में क्या रहता है कुछ लोग आते नहीं है या उनको समझ में नहीं आए, तो वीडियो अगर रिकॉर्डेड है तो उनको 2-3 बार रिपीट करते हैं या डिस्कशन करने में इजी पड़ता है, तो इसलिए हमने ये मॉडलिटी रखा था। तो थोड़ा हमारा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग एक स्टेज क्लियर करके आपके पास आएंगे। आज आपका लास्ट ही वैसे प्रेजेंटेशन था, जो भी पीएमसी हमारे पास कोटेशंस आए थे। तो थैंक यू वेरी मच नयन भाई। अभी मैं मेंबर्स को जो अभी भी प्रेजेंट हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई अवेलेबल है और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो अभी फिलहाल टू द पॉइंट जो अभी अपने अवेलेबल है डिस्कशन के ऊपर, तो सबीर भाई आप अनम्यूट करिए ना सबको, जो भी पूछना चाहते हैं वो अनम्यूट करके एक बार पूछ सकते हैं। ओके, किसको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ, जो भी है सबीर भाई ने अनम्यूट किया है, तो जिसको भी पूछना है वो अपने मोबाइल पे या तो स्क्रीन पे अनम्यूट करके अनम्यूट बटन का ये करके और उनको पूछ सकते हैं। नाम मैं पूछता हूँ, हर्षा मैडम, कल्याणी मैडम और बिंद्या, धर्मसिंह भाई, समीर भाई, और भी कोई मेंबर्स हैं जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है। या तो सब मेंबर को सब समझ में आ गया या तो कुछ नहीं समझा है। हाँ, हो सकता है, नहीं इमीडिएटली इंस्टेंटली शायद रिएक्शन ना कर पाए, ये सब तो हाँ, जो डेवलपर के साथ आ सकते हैं, पीएमसी के साथ बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जी जी, तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम भी दिया, अच्छे से प्रेजेंटेशन किया। जैनिल भाई थैंक यू। तो अभी हम क्लोज करते हैं और ये रिकॉर्डिंग हम जैसे जियो से मिलेगा रिकॉर्डिंग सर्कुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, गुड नाइट। और हमको भी देखिए तो हम लोग भी देखेंगे, हमारा भी असेसमेंट कर लेंगे। हाँ जी, थैंक यू। ये समीर भाई मैं क्लोज करता हूँ। ओके।
गुड नाइट एवरीवन। आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना समीर भाई, यस यस कर दो। और मैसेज कर देना जरा। ओके डन डन।